सर दिल्ली वाला केस पढ़ रहे हो क्या? भाई कुमार, बाप ने मारा है या अम्मा ने, कुछ पता ना चल रहा। 3 साल से देख रहा हूँ, केस ज्यों का त्यों अटका पड़ा है। सर सारे के सारे बेकार में मगजमारी कर रहे हैं। माँ बाप ने ही माना है बेटी को। हाँ जी, थाना वसंत विहार। कौन बोल रहा है? एड्रेस बोलो अपना एड्रेस। हाँ ठीक है। क्या? हेलो हेलो। जनाब, एक बंदे का फोन आया था, कह रहा था कि उसने अपने बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया है और ये एड्रेस दिया है। अरे फर्जी फोन तो ना था कोई? मन ने तो ना लागे। एक बड़ी अजीब बात बताई सर उसने कि उसका कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलेगा और उसे तोड़कर ही जाना पड़ेगा। पुलिस? फोन आया था इधर से, किसी की बीवी बच्चा। क्या बीवी बच्चे मतलब? और कौन रहता है यहाँ पे? मेरे हस्बैंड और इस कमरे में मेरा बेटा और बहू। और लेकिन बात क्या है? बात क्या है? हुआ क्या है? जनाब, उस आदमी ने फोन पे कहा था कि दरवाजा अंदर से लॉक मिलेगा अगर आप कहे तो। अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? अबे ये क्या हुआ? ये मेरी पत्नी, मैंने संजू को अपने बाबू को मार दिया, दोनों को। माँ, ये क्या हो गया? ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने मेरे बच्चे? क्या किया तूने? अब माँ, ये तो सब होना ही था ना। अरे कमान 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 संजू, काम काम संजू, 5 मिनट और चल जल्दी, चलो जल्दी संजू, काम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक कमरा चाहिए हफ्ते के लिए। संजू, हम कल ही शादी करें और परसों जाके मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे, ओके? योर डिटेल्स प्लीज। या। अभय और संजना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और इसलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली। उन्हें उम्मीद थी कि उनके माँ बाप उनकी मोहब्बत को और उनके विवाह को स्वीकार कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स की रजामंदी भी मिली और संजना को अभय के परिवार ने विधिवत बहू के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया। संजना और अभय के लिए जिंदगी खूबसूरत और खुशनुमा थी। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उन्होंने। फिर क्या हुआ ऐसा कि ठीक 7 साल बाद उनकी एनिवर्सरी की रात अभय ने संजना और उनके बच्चे कृष्णा की बेरहमी से हत्या कर दी। किस बात ने एक बेहद कमिटेड हस्बैंड और प्यारे पिता को एक दरिंदा बना दिया। शैतान की आज की कहानी रिश्तों की एक जटिल और दर्दनाक गुत्थी है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड, आप जैम ब्रेड खाएंगे? नहीं बेटा, सुबह सुबह नहीं। ऑफिस निकल रहे हो? हाँ पापा, एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अरे भैया, हाँ बोलो ना। कुछ पैसे दे दो ना। हाँ अभी आया। ये रख। और सुन, अपने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ना। अरे कर लूंगा ना भैया, आज नोएडा में इंटरव्यू, वहीं जा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। बाय बाय भैया, बाय लव यू, बाय मॉम, बाय पापा, बाय बेटा। अबे बेटा, हाँ माँ। शाम को ना मेरी डायबिटीज की दवा और अपने पापा का चश्मा ले आना। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ले आ जाऊंगा। भूलना मत। ना ना माँ। नाश्ता किया? हाँ किया। और सुनो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी काम हो तो मुझे फोन करना, ओके? अच्छा सुनो ना, हाँ। शाम को याद है ना? अरे ऑफ कोर्स याद है, नया कैमरा खरीदने और आने वाले बेबी के हर पल के मोमेंट्स कैप्चर करने, ओके? तुम अपना ख्याल रखो और मुझे फोन करना, ओके? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय मामा, बाय डैडी, बाय।
संजू, वो ड्राइवर पकड़ा गया? भाग गया था, लेकिन बाद में उसने पुलिस में आके अपने आप को सरेंडर कर दिया। अच्छा हुआ संजू, वो पकड़ा गया। उसने तो मुझे मार ही दिया था। संजू, मेरे पैर ही नहीं हिल रहे संजू। संजू, पैरों में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा संजू। संजू तुम चुप क्यों संजू? जाकर डॉक्टर को बुलाना संजू। मेरे पैर नहीं हिल रहे, उसमें कोई सेंसेशन नहीं हो रहा संजू। संजू, संजू। आप सॉरी मिसेस अभय, रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से कमर के निचले हिस्से में पैरालिसिस हो गया है। शरीर का निचला हिस्सा बेजान हो गया है। ये सारा फर्नीचर जगह बना दी है थोड़ी सी। वो क्या है कि तेरे व्हील चेयर को घूमने में दिक्कत ना हो, इसलिए चिकन बिरयानी बनाई है, साथ में रायता भी है। खाएगा? अरे अभी थम के सांस तो लेने दो इसको, बिरयानी भी खा लेगा। पापा वो टेबल। अरे हाँ, ये सुबह ही आई है। हाइट बराबर है ना, सामने बैठ जाना, लैपटॉप रख लेना, फिर जितनी भी देर तक चाहे काम करते रहना। अरे नहीं बच्चा, पापा को चोट लगी है। नहीं नहीं माँ, इसे आने तो मेरे पास। जो चोट लगनी थी वो तो लग चुकी, अब तो माँ इनमें फीलिंग्स ही नहीं। आजा बेटा, मैं रूम में लेके चलती हूँ। संजू, वो इंश्योरेंस के पेपर्स मिल जाएंगे ना, इतने भी क्या जल्दी है। सच कहूं संजू तो जिंदगी में मैंने दो काम ही अच्छे किए। एक पॉलिसी बना दी और दूसरा 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 संजू से शादी की। अभय के शरीर से उसके पैर क्या गए, उसकी जिंदगी थम सी गई। उसके एक्सीडेंट और उसके घर लौटने तक सब बेहद सदमे में थे, पर जल्दी ही सबकी जिंदगी नॉर्मलाइज हो गई, अपनी रफ्तार में आ गई, सिवाय अभय के। परिवार में अभय की हालत काफी दयनीय हो गई। छोटी से छोटी चीज के लिए उसको घर वालों पर निर्भर रहना पड़ता। कभी किसी समय जो घर का बतौर मालिक था, वो आज बैठे बैठे चुपचाप सबको एकटक देखता रहता। संजना को एक एनजीओ में नौकरी मिल गई और परिवार का खर्च अब उसके कंधों पर आ गया। संजना का इस घर की बागदौड़ अपने हाथों में ले लेना अभय को खल रहा था। उसकी जिंदगी के ये नए हालात उसका दम घोट रहे थे। गुड मॉर्निंग। भाई एक कप चाय मिलेगा? चाय में अभी देर है। अरे बेटा बैठ के खाना, ये ले। माँ बिल्कुल टाइम नहीं है, कृष्णा का दूध तैयार कर दो। हाँ मैं लेकर आती हूँ। देखो मुझे टॉयलेट जाने, मुझे टॉयलेट ले चलो। कृष्णा जल्दी करो, लेट हो रहा है। भाभी वो जय, मेरे पास सिर्फ 700 रुपए बचे हैं। मुझे घर का कुछ सामान लाना है और गैस भी मंगवानी है। ये इस महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल का चेक है, इसे टाइम से जमा कर देना वरना बिजली कट जाएगी हमारी। प्लीज मुझे टॉयलेट ले चलो। भाभी 100 रुपए दो ना प्लीज। जय अब तो कुछ जॉब कर लो। देखो मुझे टॉयलेट जाना, प्लीज मुझे टॉयलेट ले चलो। कृष्णा टाई तो कम से कम लगा लिया कर तुम। अरे मैं कब से कह रहा हूं मुझे टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट आ रही है, कोई मुझे टॉयलेट क्यों नहीं लेके चलता? मैं सच कह रहा हूं, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है, कोई तो मुझे टॉयलेट ले चलो प्लीज। देखने से तो लगता है कि अभय को अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन था, पर क्यों? अब ये तो जी वही बता सकता है। वो तो होश में आने के बाद हम पूछ ही लेंगे उससे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कमर से पूरी तरह पैरालाइज होने के बावजूद उसने 2 मर्डर कर दिए, वो कैसे?
पता नहीं जी क्या चल रहा था उसके दिमाग में, पर बीवी बच्चे से बहुत प्यार है उसको। इस प्यार के चलते ही तो ये सब हुआ। ये मतलब देखिए बहन जी, जो भी जानती हैं खुल के बताइए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। देखिए जी, दिक्कत तो तब शुरू हुई जी जब संजना नौकरी करने लगी। थैंक यू संजू। हेलो, हाय मिस्टर टैक्सी वाला, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा हाँ सुनिए, मैं आपको यही बताने वाली थी, कल सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। वो क्या है ना, कल स्कूल बसेस की स्ट्राइक है। मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप बस आ जाइएगा। ओके, कल सुबह मिलते हैं फिर 8 बजे। ओके, सी यू, गुड नाइट। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे पति कहलाने के लायक ही नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ संजू, किस काम का हूँ मैं? कुछ नहीं करता मैं, ना ही पैसे कमाता हूँ, ना ही तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, नहीं। चुप करो। सही कह रही हो, चुप रहने में मेरी भलाई है। प्लीज अबे ऐसा मत बोलो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे अपनी लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये टैक्सी वाला कौन है? मिस्टर टैक्सी वाला, अरे हमारे एनजीओ के साथ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास उनकी 12 टैक्सीज हैं, इसीलिए तो सब मजाक में उन्हें टैक्सी वाला बुलाते हैं। He's a friend, right? अबे ऐसे ही है, तुम भी ना। तो कभी बुलाओ ना उसे लंच या डिनर पे। बुला लेंगे, बस अभी तुम सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। चलो। पापा आपको पता है इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? इंडिया का नेशनल बर्ड नहीं पता। पीकॉक। पीकॉक है? हाँ। अरे बाप रे। पापा आपको तो इतनी सी बात भी नहीं पता। नहीं पता, लेकिन आपको किसने सिखाया? स्कूल में टीचर ने? नहीं स्कूल में नहीं, वो विजय अंकल है ना। विजय अंकल? हाँ, जिनके पास बहुत सारी टैक्सी है, जिसे मम्मी मिस्टर टैक्सी वाला कहती है, उन्होंने। कृष्णा जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ मम्मी। बाय बाय पापा। अभय, तुम्हें पता है ना वो मिस्टर टैक्सी वाला? विजय? अच्छा उन्हें लंच पे बुलाऊं क्या? हाँ तो इनफैक्ट मैंने उन्हें लंच पे इनवाइट भी कर लिया है। पता है क्या, तुमसे मिलने की जिद मचा रखी थी उसने। अभय से मिलना है, अभय से मिलना है, हर वक्त अभय। क्यों? अरे भाई, मैं जो तुम्हारी इतनी तारीफ करती हूँ। क्यों? मैं नमूना हूँ? मैं तुम्हें नमूना दिखता हूँ? अबे तुम्हें तो पता है ना। चलो भाई चलो भाई, ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा? सचिन तेंदुलकर। अरे सचिन तेंदुलकर, क्या बात। विजय तुम्हारी सोबत में तो बड़ा चालाक हो गया मुंडा हमारा। ये स्मार्ट किड्स अंकल। किशु बातें बंद और तुम खाना खाओ। अरे अरे यार, रहने भी दो बस, ये खिला खिला के मेरा पेट फाड़ हो गई क्या? देखो भाई जय, तुमने मेरी टैक्सी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं 6 नई टैक्सी ऐड करने वाला हूँ। तो इस काम के लिए ना भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो बहुत जिम्मेदार हो और मेरे काम को अच्छे से हैंडल कर सके। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। That's a great idea, है ना जय? थैंक्स विजय, प्लीज इसे जल्दी से जॉब दे दो। यार संजू, ये प्लीज प्लीज बोल के ना एटलीस्ट मेरा इंसल्ट मत करो। ओके, बाय द वे नेक्स्ट वीक अपने आप को फ्री रखना। ओके लो जी, मैंने अपने आप को बिल्कुल मुक्त कर दिया। ओके, मजाक छोड़ो। नेक्स्ट वीक हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी 7th मैरिज एनिवर्सरी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया है। सो है ना भाई?
सॉरी संजू, वो नेक्स्ट सैटरडे ना। फिर क्या, 8th एनिवर्सरी में आएंगे नेक्स्ट ईयर। हाय, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कृष्णा कृष्णा एक्चुअली थक गया था तो वो सो गया है। रामी प्लीज हैव अ सीट। शीतल मीट माय मॉम। मामा शीतल। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। अबे तुम यहाँ बैठे हो और बाहर सब लोग तुमको पूछ रहे हैं। प्लीज स्टॉप दिस। क्या तुम ये कर रहे हो? नहीं स्वीटर, अभी नहीं। अभी तो मुझे 7 और पीने, हर एक साल के लिए एक। कम ऑन बेबी, तुम भी मुझे ज्वाइन करो। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ओके? और स्टॉप दिस। ग्लास में अबे नो मोर। हेलो क्या आपको लगता है कि आपके बेटे ने ही ये दोनों खून किए हैं अकेले? धोखा दिया जी संजना ने उसे। मेरा बेटा बहुत प्यार करता था उसे। उसके एक्सीडेंट को 1 महीना भी नहीं गुजरा कि बाहर किसी से दोस्ती कर ली उसने। बर्दाश्त नहीं कर पाया मेरा बच्चा। सारी गलती उस औरत की ही है। देखिए, अभी तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वो आ जाती है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अभय के होश में आने का इंतजार भी हम कर रहे हैं। वैसे आप दोनों हफ्ता 10 दिन के लिए शहर छोड़ के बाहर मत जाइएगा। जी। जल्द ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। संजना की मौत गला घोटने से हुई और कृष्णा को भी कुछ उसी तरह मारा गया। सबूत अभय की ओर इशारा कर रहे थे। अभय की हालत और लाचारी देखते हुए पुलिस को ताज्जुब हो रहा था। क्या ऐसा आदमी किसी की हत्या कर सकता है? क्या संजना का सच में विजय से अफेयर चल रहा था या फिर सच कुछ और ही था, छुपा हुआ, संदिग्ध? इस सिलसिले में जब पुलिस ने संजना के माँ बाप से पूछताछ की तब केस का एक दूसरा पहलू सामने आया। आसान नहीं था ये केस। हर पल नई पेचीदगियों से भर रहा था ये केस। सिर्फ अभय ने नहीं सर, सबने मिलकर मारा है मेरी बेटी और कृष्णा को। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभय तो सिर्फ एक जरिया है। पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। कैसे? कुछ दिनों पहले संजना आई थी हमारे घर। उसने बताया था कि उसके ससुराल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अबे 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 यहाँ कैसे पहुंचे तुम? अभी तो बिल्कुल ठीक थे। ठीक तो ना तुम वहां नीचे कैसे पहुंचे? वो संजू, वो मैं चाकू। अरे क्या बात हुई? अरे जिंदगी में तकलीफें आती हैं, सबको आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी जान ही दे दो। और क्या हक है तुम्हें अपनी जान लेने का? हाँ, एक बार भी तुमने हम सब के बारे में सोचा?
एक बार भी अभय? आई एम सॉरी भैया, लेकिन आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तू चुप कर, समझा? अरे भगवान की मर्जी होती ना तो वो जिंदा नहीं रखता तुम्हें उस दिन। अरे एक्सीडेंट में ही मार डालता, लेकिन वो चाहता है कि तुम जिंदा रहो। अरे अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अरे कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो जिंदा रहो। नहीं पापा, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं चाहता ऐसा। आपका भगवान ये चाहता है कि मैं जिंदगी भर तक गटर के कीड़े की तरह रेंगता रहूं मैं गटर के कीड़े की तरह। दूसरों के रहम और टुकड़े पे पलूं मैं, बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी जीऊं, जिल्लत की। ये चाहता है आपका भगवान। और तू ऐसा क्या देख रही है मुझे? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मैं मर गया ना तो तेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। फिर जाना जितनी मौज मस्ती करना, गुल चढ़े उड़ाना, गुल चढ़े। शट अप अबे, क्या जो भी मन में आए तुम बकी जा रहे हो? चुप रहो समझी। अरे मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, और तुम कह रहे हो कि मैं गुलछर है। बकवास बंद कर अपनी, समझी? बंद कर। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अरे वॉक नहीं करना था तो आई क्यों? अरे रुको तो, तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे बात तो तुम घर पे भी कर सकती थी। वो बातें घर पे नहीं हो सकती थी। बोलो। देखो, अबे को इंश्योरेंस का 50 लाख मिलने वाला है। हाँ तो तुम्हें पता है वो पैसा किसके नाम पे है? किसके नाम? संजना और कृष्णा के नाम पे। हाँ, तो इससे क्या? तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। अच्छा बाबा तुम बोलो। देखो, जिस तरह की हरकतें कर रहा है ना अबे आजकल, भगवान ना करे सच में उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो पैसा तो सारे का सारा संजना को मिल जाएगा ना। फिर क्या? ऊपर से वो नए दोस्त की भी बात कर रही है। अरे वही टैक्सी वाला, वो विजय। हाँ वही। क्या पता क्या चल रहा है दोनों के बीच में। कल को उसके साथ ब्याह करके चली गई तो जाते जाते इंश्योरेंस का सारा पैसा भी ले जाएगी। देखा जाए तो हमारे अबे की औकात ही क्या रह गई उसके सामने। सारा फायदा तो संजना को ही होगा, पैसा भी मिल जाएगा और नया परिवार भी। पर इस बारे में हम कर भी क्या सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभय की माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आप यकीन भी नहीं करोगे सर, वो लोग मेरी बेटी तो दूर, वो अपने बेटे तक का नहीं सोच रहे थे। देख, तेरा दुख समझती हूँ मैं। भरी जवानी में औरत को पति का प्यार ना मिले तो औरत। मम्मी क्या बोल रही हैं आप? वो है ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफी है। काफी नहीं है बेटा। हस्बैंड का मतलब है कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना। तू मेरी बात मान, तू फिर से शादी कर ले। क्या बोल रही हैं आप? देख, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और वो अबे के सहारे नहीं कटने वाली। जय अच्छा लड़का है, तू उससे शादी कर ले। क्या कहा आपने? जय से शादी कर लूं? क्या बोल क्या रही? पहली बात तो मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है, और दूसरी बात आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तेरे भले के लिए कह रही थी। प्लीज डोंट माइंड माँ, मैं अपने भले के बारे में खुद से सोच सकती हूँ। और दूसरी बात, आपको ना मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? हाँ, क्या चल रहा है? वही जिससे बाहर दोस्ती कर रखी है। अरे वही टैक्सी वाला। एक दिन उससे ब्याह करोगी और अबे का सारा इंश्योरेंस का पैसा लेकर निकल जाओगी इस घर से। ओ, तो ये सब चल रहा है आपके दिमाग में? दरअसल आपको मेरी शादी की चिंता नहीं है, ना ही आपको आपके बेटे की चिंता है। आपको चिंता है तो सिर्फ पैसे की। ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो। जो कहा उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। जैसे बात हो गई है और वो तैयार है। हाय भाभी, घर जा रही हैं? हाँ। चलिए मेरे साथ चलिए। तुम्हें जरूरत नहीं, मैं ऑटो से चल जाऊंगी। अरे चलिए ना भाभी, कैफे ट्रीट में बढ़िया सी कॉफी पिलाऊंगा आपको। देखो जय,
तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे दिमाग में पट्टी पड़ाई है ना, उससे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। और तुम्हारी जो माँ है ना, उसका भी दिमाग चल गया है। पर उन्होंने गलत क्या कहा है? अरे सच ही तो कहा है भाभी। सोचो, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत दिनों से आपको, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और कृष्णा के बारे में सोचिए, कितना फ्रेंडली है वो मुझसे। अरे चलिए ना भाभी, आइए चलते हैं। जय, कम से कम अपने और मेरे बीच के रिश्ते का लिहाज तो करो। तुम 4 साल छोटे हो तुम मुझसे। हमेशा मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है। और ये बेकार की बात है ना, अब अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ यहाँ से। रिक्शा। अरे तुम, अब आपसे कुछ बात करनी है। ये हमारे घर की सभी औरतों को मेरे वॉक करते वक्त ही क्यों बात करनी होती है? चलो बोलो। पापा, घर में क्या चल रहा है आपको मालूम है? मालूम। मालूम है? देखो बेटा, इसी बेंच पर बैठकर अबे की माँ मुझसे ये बात बोली, शादी करवाना चाहती है वो तुम्हारी जय से। और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगा? देखो बेटा, तुम अभी यंग हो और कृष्णा भी छोटा बच्चा है। बच्चे को माँ के साथ साथ बाप की भी जरूरत पड़ती है। और वैसे भी जय और कृष्णा आपस में घुले मिले हुए हैं। और अभय? जानते हैं ना, अभय भी जिंदा है, मरे नहीं है वो। उनके बारे में नहीं सोचा आपने? और मैं उन्हें छोड़ दूंगी, आपने सोच भी कैसे लिया? और वैसे ये मेरी शादी वाली बात आपने अभय को बताई तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। बताइएगा भी मत, वरना किसी न किसी की जान जरूर ले लेंगे वो। चलो मान लिया कि घर पर संजना की बात कोई मान नहीं रहा था, पर अभय तो था, उससे कह सकती थी वो। अभय तो किसी और ही दुनिया में था सर। संजना ही नहीं, उसे किसी और से भी टेंशन थी। अरे ये थैंक्स किस लिए? तुमने जो इन बुरे दिनों में मेरी हेल्प की। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। ओके बाबा, नो थैंक्स नो सॉरी। विजय, रात बहुत हो गई है, वरना तुम्हें कॉफी के लिए मैं जरूर इनवाइट करती। इट्स ऑल राइट। हाय, हाउ आर यू? बहुत थक गई हूँ आज। सुबह जल्दी भी उठना है, कृष्णा के स्कूल में पीटीए का मीटिंग है। और पता है क्या, सुबह 9:30 बजे मुझे सबसे पहले वहीं पहुंचना है। शादी के लिए इस टैक्सी वाले से कहीं अच्छा अपना जय। Am I right? मुझे नींद आ रही है। Just help me out. एक हफ्ते के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। और कृष्णा? वो भी साथ जाएगा। बहुत दिनों से बाहर कहीं गया नहीं है और मुझे भी चेंज मिलेगा। अब देखो, हम जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। इसमें किसका भला है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ये फिर से मत शुरू हो जाओ। हाँ, क्यों? आपको सच्चाई कड़वी लगने लगी है? अरे कोई सच्चाई वच्चाई नहीं है तुम्हारी बातों में। असल में तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं और देखिए, आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती ऐसा, ओके? शराब ओके, बंद करो अपनी बकवास। तंग आ गया मैं आपकी रोज रोज की बकवास सुन के, तंग आ गया हूं। और तू अपने आप को समझती क्या है? मेरे अपाहिज होने के बाद तेरे पैर निकल आए, गैर मर्दों से जाके दोस्ती करती है। वो तुम्हें लेने आता है, तुम्हें छोड़ने आता है। तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे सब पता है, समझी? बोलना, कब निकल ली उसके साथ? कब निकल ली उसके साथ? माँ, आप भी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। आपको रुपयों की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं, अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है आपको। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। यही ना कि मेरे गुजर जाने के बाद मेरे पॉलिसी के पैसे
मेरे बेटा कृष्णा और इसके हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा आप लोगों का? यही सोच रहे ना आप लोग? अरे कैसे माँ बाप है आप लोग? हाँ, कैसे माँ बाप है? मेरे जीते जी गिल होने लगी मुझे आप लोगों से, गिल। ये सारी बातें मुझे शायद कभी मालूम ना होती अगर संजना उस दिन कृष्णा को लेके हमारे घर ना आती। सुबह शाम हर वक्त अब बस मेरी शादी की बातें होती है वहां पर। और ये विजय वाली बात, माँ, विजय शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके, मेरा सिर्फ एक दोस्त है। तो तूने अब क्या सोचा है बेटा? दम घुटने लगा मेरा मामा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा, मत जा, हमें तेरी बहुत फिक्र होती है बेटा। सैटरडे को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, उसी के बाद सोचूंगी। स्टॉप, क्लास में अभय, नो मोर। हेलो संजू बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? अरे वो अभय थे, सब ठीक है, लेकिन कहाँ हो आप? बेटा हमारा आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे पर यहाँ सब वेट कर रहे हैं ना तुम्हारी। हाँ बेटा, पर अचानक तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, हल्का सा बुखार हो गया उन्हें। ओ फिर क्या, अब तो तुम मत ही आओ। एक काम करो, तुम यहाँ पर पापा का ध्यान रखो, ओके? माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मुझे अभी अभय को देखना है। ठीक है बेटा, जा तू, मुझे फोन करना। हाँ हाँ पक्का, फोन करती हूँ। नहीं सर, उसके बाद संजना का कोई फोन नहीं आया। फिर आपने फोन नहीं किया उसको? किया था सर, रात 1-1:30 बजे तक ट्राई करते रहे, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। The number you have dialed is switched off. Switch off. The number you have dialed is switched off. Please. सुनिए, सुनिए ना। क्या हुआ? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? संजू का फोन कब से लगा रही हूँ, पर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन इतनी रात गए तुम उसको क्यों फोन लगा रही हो? शाम को संजू से बात हुई थी, अभय ने बहुत पी रखी थी उस वक्त, मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी। संजू परेशान थी। अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो, उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, तुम सुबह बात कर लेना उससे। अभी तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ अभी। फिर मैं बहुत बेचैन हो गई थी, मन तो कर रहा था उसी वक्त संजना के ससुराल चली जाऊं। अभी मैं सोच ही रही थी कि अभय, अभय बेटा, बेटा मैं कब से संजू को फोन लगा रही हूँ, लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? संजू, संजू। मम्मा, मैंने संजना और कृष्णा को मार दिया। संजू, संजू। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? संजू, संजू को क्या हुआ? क्या हुआ संजू को? अभय ने क्या? हमारी संजू और कृष्णा को मार डाला। बच्ची। अभय नहीं, सबने मिलकर मारा है मेरी बेटी को। देखिए, किसने मारा है ये इस वक्त तो कहना मुश्किल है। अभी तो हम अभय के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। पर भाई साहब, ये बात समझ में नहीं है, एक अकेला आदमी, वो भी व्हील चेयर पे,
कैसे? अभय को सारी दुनिया से शिकायत थी, जल रहा था वो। ऐसे आदमी के अंदर से ताकत आती है, नफरत की ताकत। बदला लेना चाहता था वो अपनी तकदीर से, और उसने मेरी बेटी और कृष्णा के ऊपर सारा गुस्सा उतार दिया। संजना के माँ बाप का बयान सुनने के बाद एक दर्द भरा सच पुलिस के सामने आया। अभय अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे अपने हालात ही नहीं, अपने इर्द गिर्द लोगों से भी नफरत हो रही थी। उसे अपना घर के लोग खुदगर्ज और मतलबी दिख रहे थे। कुछ हद तक ये बात सही भी थी। अभय की मां के दिल में लालच जाग गया था। बाकी लोग भी उसकी सोच से प्रेरित हो रहे थे। इन सब का खामियाजा सबसे ज्यादा संजना को झेलना पड़ रहा था। पति की नफरत, सास की जिल्लत और घर चलाने की कमर तोड़ जिम्मेदारी जिंदगी सिर्फ अभय की नहीं, संजना की भी दूभर हो गई थी। आज जब वो जिंदा नहीं है तो उसकी मां पुलिस के सामने उस दर्द भरे अतीत का खुलासा कर रही है। होश कब आया था उसको? आधे घंटे पहले। कुछ बोला उसने? नहीं सर, चुप है। पूछने पर भी हाँ या ना से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। और भाई साहब, क्या हुआ था उस रात को? क्यों, आपको नहीं पता? मार दिया मैंने उसे। और कैसे? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, ये बुक पढ़नी है। तुम सो जाओ। लेट ना हो तो मुझे जगा देना। वैसे अभय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो अभय, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मतलब? अभय, मुझे लगा था कि तुम मेरे प्यार पर कभी शक नहीं करोगे, हमेशा हर हाल में मेरा साथ दोगे। लेकिन अब लगता है कि तुम अपनी ही दुनिया में कैद हो चुके हो, जहां पर ना तुम्हें मैं, ना कृष्णा नजर आता है। अभय, मुझे तलाक चाहिए। तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। संजना और कृष्णा सो चुके थे और मुझे लगा यही सही समय है।
मम्मा मैंने संजू और कृष्ण को मार दिया। हेलो A52 वसंत विहार से बोल रहा हूँ। देखिए मैंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को मार दिया। आप लोग जल्दी से आ जाइए और दरवाजा तोड़ के आना। मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ। पर क्यों किया आपने ऐसा? ये जान के आप क्या करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? बस मार दिया सबको, और क्या। कृष्णा को क्यों मारा? वो तो आपका बेटा था। कृष्णा से मैं बहुत प्यार करता था और मुझे ऐसा लगा कि हमारे मरने के बाद उसे कौन संभालेगा, इसलिए उसे भी मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है? वर्ष 2011 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 2,13,585 मामले हमारे देश में दर्ज किए गए। शोषण, दुष्कर्म, डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा इनमें हजारों ऐसे भी मामले थे जिन्हें कानूनी भाषा में क्राइम ऑफ पैशन कहा जाता है, यानी जज्बात और जुनून में किया गया अपराध। अभय अपने हालात से परेशान था, उसे अपनी बीवी पर शक था, पर किसी भी नजरिए से अपनी बीवी और मासूम बच्चे की हत्या करने का उसे कोई हक नहीं था। दिल्ली की एक निचली अदालत में इन दिनों अभय पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। सरकारी वकील उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की गुहार कर रहे हैं। रिश्तों का आधार है प्यार और विश्वास। शक रिश्तों के इसी आधार को, उसकी नींव को खोखला कर देता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आते रहते हैं। कहाँ चले गए? अरे नरेश, ये लोग कहाँ चले गए? दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। वो 1-2 दिन से तो मैंने भी उनको नहीं देखा। कल नौकरानी और ड्राइवर भी आए थे, घंटी बजा के चले गए। लगता है शहर से बाहर गए हैं कहीं। लेकिन बाहर जाते तो कम से कम दरवाजे में ताला तो लगा जाते हैं। फोन कर लो ना। मैंने भाभी भैया के फोन में ट्राई किया मगर उनका फोन स्विच ऑफ है और लैंडलाइन पे तो घंटी जा रही, कोई उठा नहीं रहा है। आप के पास वो चाबी होगी, स्पेयर चाबी, तो प्लीज वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं दरवाजा खोल के देख लूं। हाँ, एक मिनट, ये लो। भैया, भाभी, महेश भैया, महेश भैया, भैया, महेश भैया, महेश भैया, भाभी, विनीत, प्रिया, विनीत, भाभी। आपके ब्रदर को जानता था मैं। कई केसेस पर हमने एक साथ काम किया। अभी जो सतना ड्रग रैकेट हुआ है उसके क्राइम रिपोर्टर वही थे। कई केसेस सॉल्व किए थे हमने। हमेशा पुलिस की मदद किया करते थे।
मानता हूं कि ये ज़रा मुश्किल है, पर आपको पुलिस की मदद करनी होगी। 2-3 बातें बतानी होंगी आपको। पूछिए। देखिए, मोटिव तो चोरी का ही है, क्योंकि अंदर एक लॉकर और 2 अलमारियां तोड़ी गई हैं, कुछ गहने भी मिसिंग। हो सकता है कैश लेकर भी भागे। सर लेकिन भैया घर पे कैश नहीं रखते थे। पर उनका वॉलेट तो मिसिंग है। मोटिव तो चोरी का ही लगता है। पर ये जो कोई भी था जान पहचान वाला था। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई अनजान होता तो या तो दरवाजा तोड़कर आता या फिर ताले। सर दरवाजा बिल्कुल ठीक था, मैंने खुद पड़ोस के यहाँ से चाबी मांगकर दरवाजा खोला है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही 2 गली छोड़ के मेरा मकान है, 321/9, वही रहता हूँ। अच्छा, इन पिछले 2 दिनों में क्या आप अपने भाई से नहीं मिले? सर मैं एक्चुअली मैं मार्केटिंग करता हूँ और 2 दिन उसी के सिलसिले में ग्वालियर में था। आज ही सुबह यहाँ पहुँचा और ये सब हो गया। देखिए, देखने से तो मामला ये चोरी का ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर चोर चाहता तो सारा सामान लेकर निकल सकता था, पर लेकिन उसने इन सबको इतनी बेरहमी से मारा क्यों? हो ना हो, कोई ना कोई तो जान पहचान वाला ही है। ये जो कोई भी थे बहुत गुस्से में थे, बहुत पर्सनल सा लग रहा है ये मामला। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक हो या आपके भाई की किसी से दुश्मनी हो? सर भैया तो क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो एक तरफ तो आपको काफी नाम, शोहरत और कदरदान देता है, वहीं दूसरी ओर आपके ढेर सारे दुश्मन भी बना देता है। पत्रकार महेश अवस्थी, जिनका क्राइम रिपोर्टिंग में अच्छा खासा नाम था, उनके साथ भी शायद यही सब हुआ। ईमानदार, निडर होने के साथ साथ अपराध अन्वेषण यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस के मददगार के तौर पर भी जाने जाते थे। शायद इसलिए महेश अवस्थी और उनके परिवार के साथ हुआ यह हादसा इंस्पेक्टर पठान के लिए किसी व्यक्तिगत त्रासदी से कम नहीं था। शायद यह हत्याकांड किसी दबी रंजिश या किसी पारिवारिक विवाद का ही परिणाम था, जिसे लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इंस्पेक्टर पठान इस जघन्य हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए कमर कस चुका था। ये चाबी जो आपके पास रहती है, कब से है ये चाबी आपके पास? 1 साल से। 1 साल पहले जब महेश भाई हरिद्वार गए थे पूरी फैमिली के साथ, तब हमें ये चाबी दे के गए थे, और फिर आने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप ही रखिए, न जाने कब जरूरत पड़ जाए तो। अच्छा, महेश जी के अलावा ये चाबी आपसे कभी किसी और ने ली? नहीं, किसी ने। आप बता रहे हैं कि आपने महेश जी को 2 दिन से नहीं देखा। इस बीच इधर घर पर क्या कोई नहीं आया? ड्राइवर और मेड आए, घंटी बजाई और चले गए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, जिस दिन ये क्राइम, मेरा मतलब परसों, आप लोग कहाँ थे? यही घर पर ही थे। कोई खटखा, कोई आवाज, ऐसा कुछ आपने सुना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साहब का फोन आया था कि बोल रहे थे कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे? हाँ साहब, उनका कोई जरूरी मीटिंग था तो बोले शार्प 9 बजे आ जाना, वरना अंदर करा दूंगा। भाई साहब बड़े मजाकिया किस्म के ना। किस बात की मीटिंग थी और कहाँ? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं। कितने सालों से काम कर रहे हो महेश जी के साथ? 7 साल हो गए। इन 7 सालों में महेश जी का किसी के साथ झगड़ा फसाद हुआ? एक गिलास पानी चाहिए। वर्मा जी, जरा पानी लाइए। सर, महेश साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। इतना जानता हूँ कि महेश साहब बड़े नेक दिल आदमी हैं।
वो कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि वो नेकदिल इंसान है? सब पिछले साल हमारी अम्मा का श्राद्ध था, तो हमने साहब से छुट्टी मांगा 3 दिन का, तो साहब ने झट से छुट्टी दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी दे दिए कि अम्मा का श्राद्ध है, ले जाओ, कुछ काम आएगा। तो और क्या छिपा रहा है? बोल जी। अभी बताएगा या तेरी खातिरदारी करवाऊं? हाँ बोल यार। सब परसों साहब के साथ आ रहे थे हम अखबार के ऑफिस से, तो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? पत्रकार महेश अवस्थी, वो सब छोड़ो, मुझे सब मालूम है तुम लोग कहाँ हो और बच्चा कहाँ है। इंदौर मोरीना हाईवे 51 माइलस्टोन, मीडिया में खबर फैल चुकी है। तुम मिलो तो बताएं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं, इतना बता देते हैं कि तुम्हारे निकलने से पहले पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, कब किया था कॉल? परसों 6:30 बजे शाम। परसों 6:30 बजे। ये नई सूचना जांच को एक अलग ही दिशा में ले गई। पठान जुटा हुआ था उन खबरों की तह तक जाने में जो दबी जुबान में यह कहे जा रही थी कि हो ना हो महेश ऐसे किसी काम में लिप्त था जिसकी किसी को कानो कान भनक नहीं थी। मुमकिन था कि महेश किसी के लिए खतरा बन चुका था। किसी का कत्ल करने के लिए यह अपने आप में कम वजह नहीं होती, या यह भी हो सकता था कि यह एक लूटपाट की ही घटना थी। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना में उन लोगों का भी हाथ हो सकता था जिनसे महेश का पाला दिन रात पड़ता था। पठान को पता नहीं था कि यह उसके करियर का सबसे पेचीदा मामला साबित होने वाला था, ऐसा जिसका अंजाम उसे हैरान कर देने वाला था। ये सब करो और देख लो इसको, ठीक है? दो दिन से कहाँ थे तुम? साहब, हम घर पे ही थे। विनीत की माँ के घर हम गए थे। 2 टाइम का बर्तन और 1 टाइम का झाड़ू रोज का हमारा काम था। हमने दरवाजा बहुत खटखटाया साहब, पर किसी ने नहीं खोला। फिर हम चले गए। घर में किसी के साथ तेरा झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, अब क्या बताएं, बीबी जी, बाबू जी, मोड़ा मोड़ी सब बहुत गऊ थे। बीबी जी ने दिवाली पे हमें धोती और चप्पलें भी दी थी। उनके बारे में अब हम क्या कहें? ठीक है, तुम जाओ। बैठिए। पिछले हफ्ते के अखबारों में जितनी भी खास खास खबरें थी वो आप मुझे एक एक करके बताइए। सर वो हाँ सर, मंगलपुरी में डबल मर्डर हुआ था, और दूसरा क्रिकेट सटोरी उल्लास पांडे को हमने अरेस्ट किया था शिवपुरी से। नानकपुर में एक फौजी ने आत्महत्या की थी। हाँ सर, वो कैप्टन सूर्यकांत देव। और सर वो सिविल लाइंस में सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी की बेटे की किडनैपिंग। पूरे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी सर। यस सर। महेश, पत्रकार महेश इन 2 केसेस पर रिपोर्ट कर रहा था। हाँ सर, हमने पढ़े थे वो आर्टिकल। मंगलवार 12 जून 6 बजे महेश के मोबाइल फोन पर जितने भी कॉल्स आए हैं उन सब के रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। सर आपको नहीं लगता कि खुद महेश शायद वो किसी क्रिमिनल को ब्लैकमेल कर रहा था? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि महेश के पास सबूत थे और वो क्रिमिनल को... नहीं रवि, अगर महेश ऐसा कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ अपराधी को सामने लाने के लिए करेगा, और अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वह ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं था। पर सर आजकल कई लोग ऐसा करते हैं, और फिर महेश ने तो फोन पर किडनैपर से मिलने की बात की थी, शायद पैसों के लिए। नहीं, महेश कभी कानून नहीं तोड़ेगा, और पैसों के लिए तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। बात कुछ और है।
I come in, sir? Yes, come in. सर बोलो। महेश के लैपटॉप में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। क्या? महेश कोल माफिया पे रिपोर्टिंग कर रहा है। उसके 3 आर्टिकल देशांतर में छपे थे और एक आर्टिकल साप्ताहिक संदेश में छपा था। जब मैंने उसका लैपटॉप सर्च किया तो उसमें कई ऐसे फोल्डर थे जिनमें बहुत सारा डाटा था। मतलब उसके पास बहुत सारे आर्टिकल के लिए मटेरियल था। और सर, जिसके पास इतना डाटा हो और अगर ये बात कोल माफिया को पता चले तो उसकी जान तो खतरे में ही होगी। हो सकता है। अच्छा, मंगलपुरी में एक डबल मर्डर हुआ था, क्या उसके बारे में किसी फोल्डर में इंफॉर्मेशन या डाटा मिला? डबल मर्डर? नो सर, नो इंफॉर्मेशन। इट्स ट्रू इंस्पेक्टर, महेश कोल माफिया पर रिपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट उनकी ओर से उसे धमकियां भी मिल रही थी, पर महेश कभी किन्हीं धमकियों से रुका नहीं। थ्रेट्स नेवर स्टॉप्ड हिम। पर क्या? पर एक दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रिया किधर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। प्रिया, आप कौन? हम आपके पापा के दोस्त हैं। विनीत, आप लोग कमरे में जाइए। आप सभी लोग कमरे में जाइए। ठीक? क्या बात है? बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। देखिए, अरे आपकी बेटी को जाके बोलो कि गिफ्ट जरा आराम से खोले। ये अंदर तार छिड़ गया तो बूम, धमाका हो जाएगा। ब्लास्ट। मजाक कर रही है, आदत है इसकी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मेहमानों से ऐसे बात नहीं की जाती पत्रकार। कुछ चाय वाय, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक? हाँ, Get out. Come on, get out. देखो भैया, चले तो हम जाएंगे ही, लेकिन ये जो तुम कागज काले कर रहे हो ना हमारे बारे में, इसे बंद कर दो, नहीं तो अगली बार गिफ्ट असली होगा, असली धमाका। घर, बाल बच्चे, बीवी, क्यों इन सबकी जान जोखिम में डाल रहे हो? हाँ? I say get out. Get out! चलो भैया, पत्रकार महोदय कह रहे हैं गेट आउट, तो गेट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो बात बोली है उसे कानों में डाल लो, जमा लो। पहले तो इंस्पेक्टर धमकियां फोन पर आती थी, महेश डिड नॉट केयर। पर बात जब परिवार पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं। उन लोगों के सामने तो नॉर्मल रहता था, पर एक्चुअली में वो अंदर से काफी घबराया हुआ था। अच्छा, कौन थे ये लोग? कोई नाम पता? एक मिनट। महेश अवस्थी को जानते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, आप नहीं जानते, लेकिन महेश जी तो जानते थे आपको। अच्छा, ये आर्टिकल देखा आपने? इसमें महेश जी ने आपके बारे में लिखा है। इसमें जिक्र है कि महेश जी की आपसे मुलाकात हुई थी। ऐसे 3 और आर्टिकल्स हैं। अब यहां बताओगे या थाने चलोगे? देखिए साहब,
ये पत्रकार हमें ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि कोई हमारे बारे में छापेगा। एक तो ये आपके सामने है, ये सरासर गलत है, टोटल रॉन्ग। तो सर हमने उसे समझाया, मना किया, मगर मानता ही नहीं था। और आपने उसे मरवा दिया? क्या बात करते हैं सर, हम बिजनेसमैन हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। एक तो हमने महेश को घर जाकर समझाया था, उसके बाद उसने रिपोर्टिंग बंद कर दी। और एक बार अगर उसने रिपोर्टिंग बंद कर दी तो हम क्यों मरवाएंगे उसे? वो तो खैर हम पता लगा लेंगे। सर अगर आप सच मानो तो हमारे इस धंधे में मीडिया और पब्लिक की नजर में आना ही गलत होता है, और मर्डर करना, उससे हमारे धंधे को फायदा नहीं, नुकसान होता है। चलो रवि। रवि, ये सर, नजर रखो इस पर। ओके सर। सर, हाँ, वो नरेश आया हुआ है, महेश पत्रकार का भाई। बुलाओ। ठीक है सर। सर एक्चुअली एक बात याद आई थी मेरे को, तो मैंने सोचा आपको जाके जल्दी से बता दूं ताकि आपको इस केस में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बताइए। सर 10 से 15 दिन पहले मेरी भाभी, मेरा मतलब है कि मेरी भैया की वाइफ अन्नू और उनके कजिन भाई मनोज के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेके बड़ा झगड़ा हुआ था। चाचा आप क्यों चलो? ये गेम मेरे और तेरे नरेश चाचा के बीच है, नो टीम्स। पापा मैं आपके साइड हूँ, आप ऊँट चलाइए। चलो ये तो मैंने चल दी। अरे मनोज मामा, अरे इधर सर। बात करनी है आपसे। पहले होश में आ जाओ, फिर बात करना। होश में हूं मैं, पूरे होश में हूं। अनु से जाकर बोलो, गांव में जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं लाके दे मुझे। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अन्नू के दादा ने प्रॉपर्टी अन्नू के नाम कर दी है, अब वो बदल नहीं सकता। अरे कैसे नहीं बदल सकता? किसके बाप की मजाल है तो? आँख किसको दिखाता है? जा और पेपर लेके आ। तुम फिर आ गए यहाँ? लगता है तुम्हारे बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, धरनी चाचा को भी तो पता चले तुम यहाँ आके क्या गुल खिला रहे हो। तू चुप कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तू तोड़ेगा उससे पहले मैं तेरा तोड़ दूंगा। नरेश जाओ, निकलो यहाँ से, कल बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से। क्राइम की खबर छापता है ना तू? अब देख कैसे खबर बनाता हूँ तुझको। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। चल जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। ये मनोज कहाँ रहता है? सर ये बेरी कलान सागरपुर। बेरी कलान सागरपुर। क्या बात कर रहे हैं आप? अनु हमारे ताऊ की लड़की थी, मगर ताऊ और हमें कभी बनी ही नहीं। उसको मार के क्या मिलेगा हमें? हमें तो बस वो जमीन के कागज चाहिए थे, और वो भी उसके दस्तखत के साथ। अब वो नहीं रही तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। पता नहीं कहां से लाऊंगा वो दस्तखत, और अगर वो कागज मिल भी गए तो क्या करेंगे उसका हम? सर झगड़ा था, बहुत झगड़ा था हमने। धमकी भी देकर के आया था मैं। दारू बहुत पी रखी थी उस दिन मैंने, मगर सर उसको मार के क्या फायदा? और वो जमीन भी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी, और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, खाली। रवि, कैसे? इस पे भी नजर रखो। कम ऑन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, संदेह के घेरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इस नृशंस हत्याकांड को लेकर मीडिया में कोहराम मचना स्वाभाविक ही था। आखिरकार परिवार समेत खुद की भी जान से हाथ धो बैठा ये शख्स उनका अपना साथी था।
चारों ओर से बढ़ते दबाव के बीच पठान मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ था। उसकी मेहनत को रंग लाते ज्यादा देर नहीं लगी। 5 दिन पहले वरुण मधेसी का अपने स्कूल के सामने से अपहरण हो गया था। मीडिया और पुलिस इस बात से काफी हैरान है कि आज पूरे 5 दिन बाद वरुण को बिना किसी फिरौती अपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? अब वरुण पुलिस को अपराधियों तक पहुंचाने में मदद करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के एक जिले में हाँ रवि, ये वरुण मधेसी का केस किसके पास है? ओके सर, गुड न्यूज़ है। क्या? फोन कॉल्स की डिटेल्स आ गई हैं। इसके हिसाब से 12 जून को तकरीबन 6:42 पे महेश ने अजय शर्मा को फोन किया था। अजय शर्मा, ये तो पुराना हिस्ट्री शीटर है। जी सर। और सर, मधेसी किडनैपिंग केस को थाना जमनिया हैंडल कर रहा है। वहां पता किया था तो पुलिस को इसी अजय शर्मा पे शक है। चलो, एक रास्ता तो खुला। डबल मर्डर, खोल, मनोज, किडनैपिंग। जमुनिया थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म करो, उनसे अभी मिलना है, तुरंत। अभी निकलते हैं। चलो। और सर, क्या हुआ? सर, वो मीडिया आपका बाहर इंतजार कर रही। चलो, उनसे भी मिल लेते हैं, उन्हें भी ये खुशखबरी दे देते हैं कि हमारे हाथ एक नया सुराग लगा। कम। वरुण मधेसी की मदद से 2 स्केच बनवाए हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक मुन्ना रावत है और दूसरा अजय शर्मा। लेकिन बच्चे को बिना फिरौती के छोड़ दिया, क्या कुछ पता चला? नहीं। पत्रकार महेश अवस्थी के मामले में भी हमें इन्हीं दोनों की तलाश है। अच्छा। शायद महेश को इस किडनैपिंग के बारे में कुछ मालूम था, और ये भी कि ये किया किसने। शायद इन दोनों से बात चल रही थी इसकी। अच्छा, कहीं पत्रकार बात उगल ना दे, इसलिए उड़ा दिया उसको। सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी फैमिली को। पठान साहब, बच्चा तो घर पहुंच गया है, लेकिन शहर में अभी भी हाई अलर्ट है, तो ये दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। थैंक यू चौबे साहब, थैंक यू। साहब, वो बच्चे लोग के फीस के लिए बहुत बहुत थैंक यू साहब। इस साल का हो गया, अगले साल भी मिलेगा। 5000 रुपया नगद अलग से। आप हुक्म करो ना साहब। इसको देखा? जानता हूँ साहब, अजय शर्मा। कहाँ मिलेगा ये? साहब, अभी तो इधर नहीं है, सुना है कि मुरैना की तरफ निकला है। पता कर। जी साहब, जैसे ही पता चलता साहब आपको फोन करता हूँ। ठीक साहब। अजय शर्मा की तलाश में पठान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महेश अवस्थी की ईमानदारी पर पठान को पूरा यकीन था, इसलिए इस हत्याकांड के जिम्मेदार अपराधी की तलाश और भी अहम हो चली थी। पर चौबे को रह रहकर एक ही बात परेशान किए जा रही थी कि आखिर ये महेश चाहता क्या था। पुलिस को सूचना दिए बगैर अपहरणकर्ताओं से सीधे बातचीत कर वो क्या हासिल करने की फिराक में था? क्या वो पुलिस को सूचना देने से पहले अपहरणकर्ताओं और अगवा हुए बच्चे की लोकेशन की सारी जानकारी हासिल कर लेना चाहता था, या वो इन अपहरणकर्ताओं से सीधे सौदेबाजी कर अपने लिए कुछ पैसा बना लेना चाहता था? इधर खबरी संदिग्ध आरोपी के शायद बेहद करीब पहुंच चुका था।
मेरे बच्चे की 1 साल की फीस तैयार रखो आप। फर्स्ट फ्लोर आओ। क्या दरवाजा सब मैं बताता हूँ साहब। बच्चे का अपहरण हमने किया था साहब, मैंने और मुन्ना ने साहब। फिर पता नहीं किधर से वो पत्रकार महेश उसका फोन आ गया साहब। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कौन बोल रहा है? पत्रकार महेश अवस्थी। बात क्या है और ये नंबर कहाँ से मिला? वो सब छोड़ो, मुझे सब मालूम है तुम लोग कहाँ हो और बच्चा कहाँ है। इंदौर मोरिना हाईवे 51 माइलस्टोन। मीडिया में खबर फैल चुकी है। चाहते क्या हो? तुम मिलो तो बताएं। नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। इतना बता देते हैं कि तुम्हारे निकलने से पहले पहुँच जाएंगे हम। क्या हुआ? कौन था? अरे कोई महेश अवस्थी है, पत्रकार है, उसको सब मालूम है। क्या क्या मालूम है? अबे तू क्या बक रहा है बे? अरे उसको सब मालूम है कि साले हम यहाँ छुपे हुए हैं और बच्चा अपने पास ही है। कहता पुलिस लेकर कभी भी पहुंच जाएगा। चाहता क्या है? कहता मिल के बताऊंगा। मुझे नहीं मिलना किसी से। और हाँ, और जल्दी से इसको निपटा। और एक बात, फिरौते की रकम थोड़ी कम कर दे। कम? कितनी? अभी एक है, 50 लाख कर दे। लगा फोन लगा उसके बाप को। 50 लाख निकालने में उसे देरी नहीं लगेगी। सही कह रहा भाई। ऐसे कर, पैसे ले और निकल यहाँ से। 1 करोड़ के चक्कर में ऐसा ना हो कि पुलिस घेर ले हमें। लगा फोन लगा। हाँ। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम लोग तो सोच रहे थे कि क्या करें कि पता लगा कि पत्रकार तो मर गया साहब। गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? अरे वो पत्रकार महेश अवस्थी है ना, वो मर गया, वो भी फैमिली के समेत। अबे कैसे? अरे मोबाइल पे बात हो रही थी ना हमारी उससे। हाँ तो? पुलिस को तो अब हम पर ही शक होगा। तो हमने थोड़ी ना मारा उसे। बेटा आग लगा देगी पुलिस इधर। निकल यहाँ से। अबे इसका क्या करें? बेटा बच गए ना तो ऐसे और निकाल लेंगे। छोड़ इसको और निकल यहाँ से। ठीक है निकल। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछताछ में पठान के सामने झूठ बोल सके। अजय के मुंह से निकले कबूलनामे से सिर्फ उसके अपहरणकर्ता होने की पुष्टि हो रही थी। अजय दावा कर रहा था कि उस पत्रकार और उसके परिवार के हत्यारे के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पठान की झुंझलाहट अब उफान पर थी। पठान एक ही चीज चाहता था, अजय से सबूत के साथ सच उगलवाना और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना। पर अजय था कि अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहा था। अब अगर अजय सच बोल रहा था तो पठान के लिए इसका मतलब एक ही था कि जांच की नए सिरे से शुरुआत। और अगर अजय झूठ बोल रहा था तो अजय की मोटी खाल को चीरकर सच निकलवाने के लिए पठान को किसी नए हथियार और पैतरे की जरूरत पड़ने वाली थी। देख भाई अजय, कहानी तो अच्छी बनाता है, लेकिन ये तेरी कहानी यहाँ नहीं चलेगी। चल बता, कहाँ है मुन्ना? सब वो तो हम भग गए थे साहब। मुन्ना एक तरफ निकला, मैं दूसरी तरफ निकला साहब। सब हमें छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ रवि, अपने आप को बहुत होशियार मानता है ना तू? हाँ? तेरे मुन्ना ने सारी पोल खोल दी। अब तेरी कहानी खत्म।
चल रवि। मैनेजर, आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। आप ये कहने पर हम महेश के बैंक अकाउंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राइट। यही खतौल के पास किसी एटीएम से विड्रॉ किए गए हैं। 3000 रुपए निकले हैं महेश अवस्थी के अकाउंट से और उन्हीं का एटीएम कार्ड यूज किया है किसी ने। कितनी देर पहले? यही कोई लगभग 45 मिनट पहले। अच्छा, आपके पास इनकी सीसीटीवी फुटेज तो होगी? जी हाँ है, वो मैंने मंगवाई हैं। बस जैसे ही वो आती हैं मैं उसे लेकर आता हूँ। राइट, थैंक यू। पठान साहब, इसके बाद जो अगला आदमी एंटर करेगा ना, उसी ने ही महेश के अकाउंट से पैसे निकाले। चलो असली कातिल को पकड़ते हैं। क्विक, फास्ट। हाँ भाई, पैसे कम पड़ गए थे। 3000 रुपए निकाले तूने एटीएम से। तब वो बैंड वालों को एडवांस देने थे। बैंड तो हम बजाएंगे तेरा। चल। आप क्यों बजाओगे? विकी तू यही सर, एक बात सच्ची बोलूं, महेश सर कतई पसंद नहीं थे हम लोग। क्यों? कहाँ ये आदमी थे सर। माना कि हमने कर्जा ले रखा था उनसे 35,000, पर शादी की बात थी। अब 35,000 में भला शादी थोड़ी होती। फिर चुका देते, कौन सा मरे जा रहे थे। पर क्या? 4 रोज पहले उनसे पैसा मांगे थे शादी के लिए। बोले हो गया, जितना देना था दे दिया। लेकिन एक बात बुरी लग गई साहब। कौन सी बात? बोले कि तुम्हारी भाई की शादी का ठेका उठा रखा हमने। साहब, हमें कोई कुछ भी बोले ना, हमें मंजूर है, लेकिन हमारे छोटे भाई विक्की को वो मंजूर नहीं साहब। विक्की छोटे बच्चे जैसा है मेरा। इससे पहले भी तुमने अपने हिसाब से लोन लिया? हाँ लिया है। चुकाया? नहीं। फिर सबको क्यों मारा? सबको नहीं मारना चाहते थे साहब, सिर्फ महेश सर को मारना चाहते थे। साले को साहब, वो मेरी छत से पानी चू रहा है, तो आज रात यहाँ सो जाऊँ, कल मरम्मत करा लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, किचन में सो जाओ जरा। बिस्तर है ना? हाँ बिस्तर।
साहब की बेल बजा रहा हूँ, ये खोल नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? पता नहीं भैया। अच्छा, बेल बजा रहा हूँ काफी देर से, खोल नहीं रहे। आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं। साहब, जो हमने किया है फांसी भी बहुत कम है उसके लिए। लेकिन सर, एक बात का अफसोस रह गया। वो क्या? आपने थोड़ा जल्दी पकड़ लिया, शादी तो हो जाने देते। शादी का मामला था, बरसों का अरमान था हमारा, इतनी सारी तैयारियां की थी, मोरेना का बैंड बुक कराया था और इतनी अच्छी लड़की मिल गई थी साहब। अच्छा। और साहब, इन मामलों में थोड़ी सी तो इंसानियत होती है ना। शादी की बात थी और कौन सा रोज रोज शादी होती है। इतने सारे लोग आए थे, बस आप एक रोज और ठहर जाते, बेइज्जती हुई। ले जाओ इसको। गिरफ्तारी के बाद इस वक्त संतोष पर 4 लोगों की हत्या और लूटपाट का मुकदमा चल रहा है। अदालत से जो भी निर्णय आए, लेकिन एक निर्भीक और ईमानदार पत्रकार एवं उसके हंसते खेलते परिवार की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार पिछले 2 दशकों में दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 864 पत्रकार हादसों के शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। सन 1992 से हमारे देश में विभिन्न हादसों में करीबन 27 जानें गईं। इनमें से 20 पत्रकार तो केवल आसाम से ही थे। इंस्पेक्टर पठान और उनकी टीम के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि इतने संदिग्धों और इस घटना से जुड़े अलग अलग तारों के चलते ये केस बेहद उलझा हुआ लग रहा था, जो बाद में महज लूटमारी का एक ऐसा मामला निकला जो बात बिगड़ने से हत्याकांड में तब्दील हो गया था। मीडिया ने भी अपने सहकर्मी की हत्या के खिलाफ दबाव बनाया और पुलिस और प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।